तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम क्लास 11 का चैप्टर ग्रेविटेशन का क्विक रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहते। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें ऐसे ही वीडियोस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्रेविटेशन जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है दोस्तों, और जैसे हम एफ से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू जी M1 M2 और आर स्क्वेयर। ठीक है दोस्तों, और इसको डायग्राम की मदद से आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये M1 जो है ये बॉडी 1 है और ये M2 जो है ये बॉडी 2 है। ठीक है दोस्तों, और ये बॉडी 1 जो है इस बॉडी पर फोर्स जो लगा रहा है 1 2, ठीक है ना, फोर्स इस पर 1 2 लगा रहा है। और ये जो बॉडी 2 है इस बॉडी 1 पर फोर्स जो है वो 2 1 या ए बी या बी ए यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो जी है, जी जो होता है इसका मतलब है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो वेरी करती है, लेकिन ये जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये कभी भी चेंज नहीं होने वाली। और इसकी वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर केजी स्क्वायर में हम इसे लिख सकते हैं। ये इसकी यूनिट है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो किसके लिए वैलिड है और इसके लिए क्या क्या जो चीज़ें हैं वो जरूरी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला है कि ये सेंट्रल फोर्स है। ठीक है दोस्तों, ग्रेविटेशन फोर्स या सेंट्रिपल फोर्स है जो कि सेंटर में ही सिर्फ लगता है। और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और ये फोर्स जो है इंडिपेंडेंट है मीडियम के, इसे मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो फोर्स होता है वो इक्वल और अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है वैलिड फॉर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो और ये वैलिड जो है सिर्फ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है। जैसे कि हेवनली बॉडीज़ होगी, कोई सन मून, ठीक है, अर्थ हो गया, ये सब बॉडीज़ के लिए हमारे लिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए जी की वैल्यू बहुत ही कम होती है। ठीक है दोस्तों, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हैवी बॉडीज़। ठीक है, और हैवी बॉडीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ग्रेविटेशनल फील्ड को हम ई से डिनोट, और इसका फॉर्मूला जो है F/m होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो फोर्स है यहाँ पर, ये जो हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू थी यहाँ पर, इसे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर फिल कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास एक इक्वेशन जो वो बन के आ गई। ये ई जो होता है, हमने कहा कि भाई ई जो होता है ना वो होता है G/m/r² के इक्वल होता है हमारे पास, जो कि स्ट्रेंथ है, कौन सा, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड हम इसे कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट भी नोटिस करना है कि जो सिमेट्रिकल बॉडीज़ है उनके लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सेंटर के अंदर या सेंटर की तरफ जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल बॉडीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये फोर्स ऑन अ मास ऑन अ फील्ड, ठीक है, किसी भी फील्ड पे जो फोर्स लगती है वो E=F m, ये हमको ये पता है कि ये इसकी फील्ड होती है, ये फील्ड बताता है। ठीक है दोस्तों, और ठीक वैसे अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स जो है वो m इंटू में E के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, जो कि फोर्स किसी भी बॉडीज पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करने वाले कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के बीच में, ठीक है, कैसे होता है और कैसे चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले बात करने वाले कि हॉलो स्फीयर। ठीक है दोस्तों, हॉलो स्फीयर में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आउटसाइड, जब हम आउटसाइड बाहर जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने सर्कल जो बनाया है, यहाँ पर मैंने जो है जो रेडियस है इसे मैंने कैपिटल से लिखा है, और ये जो बाहर का रेडियस है इसे मैंने स्मॉल r से लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो यहाँ से उस ऑब्जेक्ट की दूरी हो सकती है, जो भी यहाँ पे प्लेनेट है, ठीक है दोस्तों, उसकी दूरी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमने कहा कि जो ये जो r की वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन r से होगी, यानी इस अर्थ के रेडियस से ज़्यादा होगी, यानी ये जो भी स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर, इससे अगर ये ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होगी वो Gm/r² के इक्वल होगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमने कहा कि इनसाइड, जब हम अंदर देखें, यानी जो r की जो वैल्यू है, यानी जो भी वो ऑब्जेक्ट है वो इस हॉलो स्फीयर के अंदर है और उसका जो रेडियस है वो इसके रेडियस के इक्वल है, तब भी वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है यहाँ पे Gm/r² होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जो ऊपर आउटसाइड था वहाँ पर हमने स्मॉल r लिया था, जो कि उस जो स्पेयर है उस स्पेयर के सरफेस से लेकर जो दूरी थी उसे उसका हमने स्क्वायर किया था, और लेकिन जो इनसाइड था यहाँ पर हमने r स्क्वायर का स्क्वायर किया है। ठीक है दोस्तों, और जब हम आउटसाइड जाएंगे, आउटसाइड, ठीक है, तो जब r की वैल्यू, मतलब जब इस हॉलो स्फीयर के अंदर यानी सेंटर में जब हम जाएंगे, इसकी बात ये है, तो जब r की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, r की वैल्यू अगर जब बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी तो हमारा E जो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जो जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर जो कि हमारा अर्थ भी एक सॉलिड स्फीयर है, तो वो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सॉलिड स्फीयर में अगर जो आपने ग्रेविटेशन फील्ड निकालना है तो ई शेल प्लस ई सॉलिड स्फीयर हमें करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे कैसे, ई शेल हम शेल कैसे माने अर्थ को। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा कि ये मेरे पास ये जो अर्थ है, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी हमारा अर्थ ही है, लेकिन ये हमारा जो आखिरी पॉइंट है एटमॉस्फेयर जहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर जो कोई ऑब्जेक्ट इस
अर्थ के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए ये वाला जो आउटर सरफेस एरिया है जिसे मैंने ग्रीन कलर से डॉट डॉट किया है, ये वाला इसके लिए उस ऑब्जेक्ट के लिए ये शेल की तरह होगा, और जो बाकी उसके अंदर का जो यहाँ पर ये वाला जैसे मैंने पूरा ग्रीन कलर किया है, ये क्या होगा, ये इसके लिए एक सॉलिड होगा, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि ई शेल प्लस ये वाला सॉलिड स्फीयर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है E इक्वल्स टू GM/r² होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने सिंपली फिल कर देना है, और हमें जो रो की जो वैल्यू है यहाँ पर हम रो यूज़ करेंगे, ठीक है ना। रो जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है दोस्तों, और मास पर यूनिट वॉल्यूम, और हमें पता है स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 πr³ के इक्वल होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमने मास की वैल्यू फाइंड करी, क्योंकि हमें मास नहीं पता है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमने मास की वैल्यू यहाँ से फाइंड की, और मास की वैल्यू को फाइंड करके यहाँ से हमने ये वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, और थोड़ी सी वेरिफिकेशन करके हमने इसको जो जो हमारा रिजल्ट आया वो है कि 4g रो πr/3, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आ गया सॉलिड स्फीयर के लिए जो ग्रेविटेशन फील्ड होगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर पूरा रिजल्ट हमने लिख दिया कि जब आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो आउटसाइड वाला जो आर है, अगर जो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस सरफेस के रेडियस से, तब हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो GM/r² होगा, जो कि अभी हम ऊपर ही डिस्कस करके हैं, और सरफेस पे जो होगा वो GM/r² होगा, और इनसाइड जब हम अंदर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि 4/3g रो πr, और इसे मॉडिफिकेशन करके हमने क्या किया, इसे लिख दिया कि GM/r के इक्वल हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों। एंड देन नेक्स्ट अब हम करते हैं, ठीक है दोस्तों, एंड देन अब हम करें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है दोस्तों। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेरिएशन इन जी यानी ग्रेविटी, ठीक है दोस्तों। तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं या अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं, तो कैसे जी जो है वो वेरी करता है, ठीक है दोस्तों। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है, फोर्स जो होता है वो जी स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M इंटू r² के इक्वल होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम जी की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जी की जो वैल्यू है हमारे पास आ गई GM/r², ठीक है दोस्तों। तो अब हमने कहा कि जी ऑन सरफेस अब जाता है, जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो हमारा जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 थी, और जो मास है अर्थ का, ठीक है दोस्तों। आप ये इसे आपको लर्न करना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस, जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसे मैंने यहाँ पर इजीली लिखा। और अर्थ का मास जो है 6.10 इंटू 10⁻24 kg है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है दोस्तों, अर्थ का मास। और जो अर्थ का रेडियस है 64,000 किलोमीटर यानी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर के इक्वल होता है। और जिसे हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया, और हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो 9.8 ms आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा, ये एक क्वेश्चन है जिसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वेरिएशन इन जी ड्यू टू द अबव अर्थ सरफेस। जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तब जी की वैल्यू में क्या चेंजेस आती है उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, वैसे हमारे पास जी की जो वैल्यू है जी स्मॉल जी की वैल्यू जो कि ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन है, ठीक है दोस्तों। ये ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट मत समझना, ठीक है दोस्तों, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ठीक वैसे ही हमने यहाँ पर ये वैल्यू लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब यहाँ से हम अर्थ के सरफेस से दूर जा रहे हैं, तो हमारे पास अर्थ का रेडियस प्लस उससे जो हमारी जो दूरी है h, या फिर जितने भी आप r डिस्टेंस दूर गए हैं उसे हमने ऐड करना है, तभी तो मुझे पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये आप यहाँ से चल रहे हो, इस पॉइंट ए से चल रहे हो, और आप ये पॉइंट बी भी आपने पार किया और ये सी भी पार किया, ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे बताना है आपको कि ये आपने कितना डिस्टेंस कवर लिया। तो मैं कहूँगा ये प्लस ये वाला डिस्टेंस और प्लस ये वाला डिस्टेंस, तभी तो मैं बताऊँगा आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक वैसे ही अर्थ का भी रेडियस और प्लस जितना भी हाइट ऊपर गया है वो ऑब्जेक्ट, उनका हमने प्लस कर देना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से ये वाला आपको जो है यहाँ पर GM की वैल्यू जो वो फाइंड करनी है, ठीक है दोस्तों। तो हमें पता है GM जो है वो RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ और प्लस h के इक्वल होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं GM की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। एंड देन यहाँ पर हमारे पास जो टोटल जो पूरी इक्वेशन बन के आएगी कि जी डैश जो होता है वो GRE का स्क्वायर यानी अर्थ ऑफ रेडियस का स्क्वायर, और RE अर्थ का रेडियस प्लस जो जितना हाइट वो ऑब्जेक्ट ऊपर गया था उसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो बन के आएगी कि जी जो होता है वो 1 + h अपॉन अर्थ का रेडियस अपॉन में स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। और कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जिसे आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आप इसे देख लीजिएगा। और देन नेक्स्ट जो हमारा वेरिएशन ऑफ जी एज वी गो बिलो द अर्थ ऑफ द सरफेस, जब हम सरफेस के नीचे जाते हैं तो जी की वैल्यू के साथ क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ठीक वैसे ही हमें पता है कि जी जो होता है वो GM/r² के इक्वल होता है, और यहाँ पर हम रो का यूज़ करेंगे, जो कि रो जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और यहाँ से हम मास का वॉल्यूम मास हम यहाँ से फाइंड करके जी की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इजीली जो है यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है, और यहाँ पर मैंने मास की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दिया है, और इसे कटिंग करके जो भी कटने वाले हैं कटिंग करके, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी फाइनल इक्वेशन जो है वो बन के आ चुकी है, ठीक है दोस्तों।
जो कि हमारी फाइनल इक्वेशन है कि जी डैश जो होता है वो जी एम आर बाय आर ई के क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पर फिर और मॉडिफिकेशन आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ठीक है दोस्तों यहाँ पर ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो ये बन के आ गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब हम देखने वाले कि वेरिएशन इन जी ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का शेप भी हमें पता पूरा सर्कुलर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी पोल पे कम होता है। जो हमारी पोल है ना, वहाँ पर क्या होता है, ये जो पोल है यहाँ पर ग्रेविटी कम होता है, और यहाँ पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंटिस्ट कहते हैं, ये साइंटिस्ट का मानना है कि जो इक्विलेटर है वहाँ पर जो ग्रेविटी है वहाँ पर ज़्यादा लगती है, और जो पोल है वहाँ पर ग्रेविटी जो कम लगती है, मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है फिर भी। ठीक है दोस्तों, और वेरिएशन इन जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और अर्थ रोटेट कर रहा है उसके वजह से भी जी के वैल्यू के अंदर भी चेंजेस आती है। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम कैसे फाइंड करें। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसे लिया कि एम जी जो रहता है, यानी इस अर्थ का मास जो है, इसका इफेक्ट इक्वल्स टू एम जी प्लस एम आर ओमेगा। ठीक है, हमने ये इक्वेट किया और यहाँ से मास सभी कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से हमें जी इफेक्टिव का वैल्यू जो है वो जी प्लस आर ओमेगा के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हमें यहाँ पर ये जो वैल्यू निकालना है, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने लगाना है। ठीक है दोस्तों, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमारे पास सिंपल सी मैथ है जो कि आपने कर लेना है, और यहाँ तक आप इजीली पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये रूट है, तो रूट की जगह हमने 1/2 लगा देंगे, क्योंकि 1/2 का मतलब है रूट ही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इस रूट को हम यहाँ पर आगे लेकर आए, और जिसकी वजह से ये टू को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन जो हुई ये बन के आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब यही इक्वेशन जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। इक्विलेटर के लिए ये इक्वेशन, और जो पोल के लिए ये इक्वेशन, मतलब पोल पर जो ग्रेविटी होती है वो इक्वल होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब हम इक्विलेटर पर जाए तो वहाँ पर थोड़ी सी कम हो सकती है ग्रेविटी, थोड़ी सी। ठीक है, वहाँ पर फ़र्क होता है। नेक्स्ट हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आखिर होता क्या। ठीक है दोस्तों, मतलब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हमारे पास ऐसा कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे फाइंड करना है वो इसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देन नेक्स्ट हम पहले बात कर लेते हैं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट होता है, पोटेंशियल होता क्या है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट मास, जो भी वर्क डन किया है पर यूनिट मास में इन टेकिंग द मास फ्रॉम द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कोई भी मास लेके जो भी वर्क किया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, अगर जब पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो आपने क्या करना है, इन्फिनिटी से एक ऑब्जेक्ट को लेकर आना है, और वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के पास रखना है, और फिर आप पोटेंशियल जो है बड़े ही ईजी से निकाल सकते हैं, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये कुछ इक्वेशंस है, आपने इसे देख लेना। ठीक है दोस्तों, अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकालेंगे उसके लिए ये डेरिवेशन है छोटी सी, आप इसे देख सकते हैं पूरा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप अगर ये कहेंगे तो फिर मैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसके ऊपर जो है जितने भी डेरिवेशन है ग्रेविटेशन के, वहाँ पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, जिसमें सारे ही जितने भी डेरिवेशन है उसे हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुछ, ये इसकी डेरिवेशन, आप इसे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसका PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड करके ईजिली देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है सिर्फ वैलिड है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है दोस्तों, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है सर, हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो E होता है। ठीक है दोस्तों, और हमने माना है कि यहाँ पर ये dV/dt के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि मैंने इन्फिनिटी से उठाया, और वो उस ऑब्जेक्ट पर रखा जिससे मेरे को पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने कहा कि वर्क डन एक्सटर्नल जो है वो उसका अपॉन रेशो अपॉन m होता है, और मैंने कहा कि VB जो है माइनस VA के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन करके मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया, जिसकी वजह से मेरे पास इक्वेशन जो है वो E इक्वल्स टू माइनस dV/dr, जो कि यहाँ पर ये लिखा था, और ये हमें ही प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं। अब हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये सिर्फ अगर जो सिंगल मास हो, ठीक है, तो वहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो वो 0 होती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रूफ जो है यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर डेरिवेशन है छोटी सी। ठीक है, आप इसे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा हुआ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डेल्टा जो है यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो वो माइनस वर्क डन एक्सटर्नल के इक्वल होता है। और यहाँ पर भी हमने क्या किया, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को उठाकर उस सरफेस पर लेकर आए हैं, या उस ऑब्जेक्ट के पास लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पूरी डेरिवेशन, और इसे कंप्लीट करने के बाद हमारी जो फाइनल आंसर जो है वो ये बन गया कि U जो होता है -GM/m/r स्क्वायर जो होता है वो R के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके वेलोसिटी की बात करें। दोस्तों, इसकी वेलोसिटी का मतलब ये है कि वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हम फेंके और वो अर्थ से क्या हो, एस्केप कर जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसी वेलोसिटी जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंके और वो अर्थ से एस्केप करके इन्फिनिटी पे चले जाए, तो उसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ किया, और यहाँ से हमने फॉर्मूला निकाल लिया कि एस्केप वेलोसिटी जो होती है 2
√2g r² होती है। और यहाँ से हमने कटिंग करके जो भी कटने वाले थे उनकी वैल्यूज़ को कट करके यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन जो है वो आ गई √2gr। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन का जो हमने वैल्यू है वो 9.8 ms लिखना है। अगर जो आपको वैल्यू में 10 दिया है क्वेश्चन के अंदर तो आप उसे ही यूज़ करना। ठीक है दोस्तों, ताकि 10 लेने पर जो है ईजिली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। और अर्थ का रेडियस जो कि मैं पहले बता चुका हूँ 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों। और जो इसके वेलोसिटी होता है उसका जो मैक्सिमम जो होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जो इसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है दोस्तों। और सैटेलाइट्स के जो मोशन है उसके बारे में भी है, ये डेरिवेशन है कुछ। ठीक है दोस्तों, सैटेलाइट्स। और यहाँ पर रिलेशन बिटवीन वीई, ठीक है तो यहाँ पर रिलेशन भी फाइंड किया गया है किसके बीच में, ये जो हमारा जो है इसके वेलोसिटी के बीच में, और हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ पर रिलेशन बिटवीन वीई के बीच में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो मोशन ऑफ द सैटेलाइट के बीच में रिलेशन यहाँ पे फाइंड किया है जो कि होता है √2/a के रेशियो में ये होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट। कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो वो उसका टाइम पीरियड कैसे हम फाइंड करें। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें ये आपको याद रखना है कि टी जो होता है वो 2πr/v के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों। एंड देन जो है वो 2πr जो है √2gm/r के इक्वल होता है। और यहाँ से हम टी की जो वैल्यू है, टी की वैल्यू है यहाँ पर हम 2πr, फिर यहाँ पर ये जो आर की जो वैल्यू हमें आर को ऊपर ले गए। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से इसे इजीली सॉल्व करके यहाँ से ये सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आ गई कि जो हमारे पास जो टाइम पीरियड जो होता है ना वो r/3/2 के इक्वल होता है। फिर हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, टी का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन गया कि जो टी स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के क्यूब के इक्वल। ठीक है दोस्तों। अब हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। ठीक है दोस्तों। तो हमें पता है इसकी वेलोसिटी का जो हमने फॉर्मूला जो निकाला था वी जो कि था gm/r होता है। ठीक है दोस्तों। तो उसे हमने क्या करना है यहाँ पर पुट कर देना है और हमारे पास जो है वो बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला जो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास था बाइंडिंग एनर्जी का पूरा फॉर्मूला। ठीक है, और इसे मॉडिफाई करके यहाँ पर पूरा लिख दिया। ठीक है दोस्तों। अब पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमने पहले ही फाइंड कर लिया था जो कि -gm/m और 2r के इक्वल है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। और टोटल एनर्जी जो होती है नेगेटिव होती है जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा के लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें टाइप ऑफ सैटेलाइट्स। दोस्तों सैटेलाइट्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, एक पहला होता है LEO यानी जिसे हम कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो कि अपने अर्थ से 200 किलोमीटर या फिर 2000 किलोमीटर की रेंज में ये रिवॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों। और इनका टाइम पीरियड जो है वो 1.5 से 2 घंटे का होता है। और उसके बाद से MEO यानी मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और इनका जो रेडियस है जहाँ पर ये रिवॉल्व करती है वो 2000 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर या फिर 20,000 किलोमीटर तक ये रेंज के अंदर जो है ये रिवॉल्व करते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 12 आवर्स है। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले कि जियो ऑर्बिटल यानी जी हम जिसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि 36,000 किलोमीटर से शुरू होता है, मैक्सिमम 36,000 किलोमीटर तक होता है। ठीक है दोस्तों। और ये इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे का है, टोटल 24 आवर्स। जैसे हमारी जो एंटीना से DTH जो भी लगा हुआ है इसे हम सिर्फ एक डायरेक्शन में फिक्स करके रख देते हैं तो हमारा जो DTH जो होता है वो चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, बार बार हमें मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सिग्नल जो पकड़ लेता है, क्योंकि ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है यहीं पर ही मैक्सिमम जो है ऑर्बिट्स वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम जितने भी ठीक है। कैप्लस लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात है। ठीक है, तो कैप्लस का फर्स्ट लॉ, कैप्लस का सेकंड लॉ और कैप्लस का थर्ड लॉ जो कि हमने इसमें डिस्कस करना है। ठीक है दोस्तों। तो कैप्लस का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितने भी ऑर्बिटल्स है वो सन के अराउंड जो वो एक इलिप्टिकल पाथ में या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कैप्लस फर्स्ट लॉ कहता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कहते हैं कि जो सन जो है इनमें से एक फोकाई है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा अगर जो आपने मैथ रखा होगा तो इलिप्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इलिप्स जो होता है कुछ इस तरह का होता है और इसके 2 फोकस होते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसी से रिलेट करके कैप्लस जी ने ये कहा है कि यहाँ पर ये जो सन जो रहता है कोई एक फोकस पे है और जिसके अराउंड जो है बाकी सारे जो अर्थ है, मून है, ये सब जो क्या कहते हैं, सॉरी वेनस है, ये सब क्या कहते हैं इस सन के अराउंड जितने भी ऑर्बिट्स हैं ऑर्बिटल में ही घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर ई की वैल्यू जो है 0 से बड़ी हुई यानी इसेंट्रिसिटी होती है और 1 के इक्वल हुई तो ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर ई की वैल्यू 0 हुई तो क्या होता है, सो सर्कल होगा। अगर ई की वैल्यू 1 हुई तो वहाँ पर इलिप्स होता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये कहा हमने कहा कि ई की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 से लेस देन होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी, अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 है यानी वो सर्कल में मूव करेगा या फिर वो सर्कल होगा, या अगर ई की वैल्यू 1 हुई तो वो इलिप्स होगा। ठीक है दोस्तों। और ये जो है इसकी मेजर एक्सिस है और ये इसकी माइनर एक्सिस है और ये पॉइंट्स जो कि आप डायग्राम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हमने कहा कि जब प्लैनेट जो है सन के बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है दोस्तों,
तब इसका इक्वेशन जो कि हमने ये फाइंड किया है, और जब प्लैनेट जो है सन के दूर होता है तब हमने ये इक्वेशन जो फाइंड किया है। ठीक है दोस्तों, आप ये छोटा सा सॉल्यूशन है, आप इसे देख सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो है कैप्लर का सेकंड लॉ। कैप्लर का सेकंड लॉ क्या कहता है कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। जो एरियल वेलोसिटी है प्लैनेट्स की वो क्या कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्लैनेट्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विद द कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो जो जितने भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि भाई वो कभी स्लो भी चलते हैं, इसका मतलब वो तेज़ भी चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि प्लैनेट्स मूव फास्टर व्हेन दे आर नियर फ्रॉम द सन। ठीक है दोस्तों, प्लैनेट्स जो वो बहुत ही तेज़ मूव करते हैं जब वो कहाँ पर हो, जब वो सन के नज़दीक हो, और प्लैनेट्स जो है बहुत ही स्लोली मूव करते हैं जब वो यहाँ सन से दूर हो। ठीक है दोस्तों, एरियल वेलोसिटी जो होता है वो dA/dt होता है। ठीक है दोस्तों, और आपने ये इक्वेशन याद है कि dA/dt जो होता है वो L/2m के इक्वल होता है, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से ये वाली वेरिएबल जो है वो हमने इसी से ही का इस्तेमाल करके हमने ये निकाला। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमने कैप्लर्स थर्ड लॉ के बारे में बात करें जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का। ठीक है दोस्तों, कि जो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है ना वो इसके मेजर एक्सिस के क्यूब के इक्वल होता है। कैप्लर्स का थर्ड लॉ ये कहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डेरिवेशन जो है वो ये रही। ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से ये वाला जो मैंने आपको कहा था ये याद रखना है, और इसी की मदद से आपने ये जो पूरा डेरिवेशन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे डेरिवेशन को इजीली देख सकते हैं, और जो कि एंड में हमने प्रूव कर दिया कि T/r² जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A क्यूब के इक्वल। ठीक है, तो हैंस प्रूव। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यहीं तक ही था। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो गाइस, और इसका PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।